लक्ष्य विजन गुरुकुल। दोस्तों देखिए, आप लोगों का लक्ष्य विजन गुरुकुल पे स्वागत है। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था पार्ट 1 में ऊर्जा स्रोत के बारे में, जो कुछ पॉइंट पढ़ाए थे ऊर्जा स्रोत के बारे में। उसके बाद फिर आज हम पढ़ाएंगे आपको बायोगैस के बारे में। क्या पढ़ाएंगे? बायोगैस के बारे में। तो देखिए बायोगैस क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे वो बताए थे, आगे बायोगैस के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए आज हम लोग जानते हैं बायोगैस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? बायोगैस। बायोगैस को हम लोग क्या कहते हैं? गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस को क्या कहते हैं? गोबर गैस भी कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं बायोगैस या गोबर गैस के बारे में क्या होता है। तो आराम से बारीकी से पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। चलिए देखिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। अगर आप नॉलेज के दृष्टि से पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको बोर्ड में पूछता है। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे सौर ऊर्जा उस सब के बारे में जानकारी मिलता है। हम आपको फर्स्ट ही क्लास में बताए थे, जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं इससे आपको ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग जानते हैं बायोगैस के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? बायोगैस के बारे में। तो देखेंगे हम लोग बायोगैस क्या होता है। तो इसे जैव गैस भी कहते हैं। बायोगैस को क्या क्या कहते हैं? एक बायोगैस, दूसरा जैव गैस, तीसरा गोबर गैस। इसको 3 नाम से जानते हैं। तीनों में से कोई नाम दे देगा तो एक ही है, एक ही मतलब है, समझ जाइएगा। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं बायोगैस के बारे में। इसे जैव गैस भी कहते हैं। यह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण होती है, जिसका मुख्य घटक मीथेन होता है। इसका मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। मीथेन को हम लोग क्या चीज़ से दर्शाते हैं? CH4 से। आगे हम लोग जानेंगे आपको CH4 होती है। इसे गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से भी जानते हैं? गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हम लोग समझ गए आज का पहला पॉइंट। फिर आगे हम लोग जानेंगे बायोगैस का निर्माण। बायोगैस कैसे बनाते हैं, कैसे इसका निर्माण होगा। तो गोबर गैस हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए बायोगैस के बारे में हम आपको क्या बताया है? गोबर, फसलों, जो गोबर होता है, जो मवेशियों का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, गोबर फसलों के कटने के पश्चात, यानी कि जो फसल लगा हुआ है खेत में, उसके कट जाने के बाद बचे अवशिष्ट सब्जी, और जैसे फसल काट लिया तो इतना पैसा, जैसे मान लो ये क्या है, एक तरह से फसल है, फसल लगा हुआ है ऐसे खेत में, तो इतना पैसा हम लोग नहीं काट लेते हैं, तो नीचे जो बुट्टी बच जाता है उसके बारे में कह रहा है। तो वो तो खेते में रह जाता है। उसके बाद सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी बनाने के बाद जो छिलका बचता है, अवशिष्ट पदार्थ बचता है, डांट टूट बचता है, उसको भी क्या किया जाता है? अवशिष्ट विभिन्न मृत पादप, जैसे केंचुआ हम लोग डालते हैं, चाली जो होता है ना, चाली को डालते हैं, मृत पादप, और बहुत सारे पादप होते हैं। वह बहित मल, यानी कि जो बहने वाला कचरा सब है, बहित मल आदि, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब उसको ऑक्सीजन से कोई संपर्क नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं। क्या होते हैं? अपघटित होते हैं, वहाँ सब मिल जाते हैं, अपघटित होते हैं, तब गोबर गैस का निर्माण होता है। यानी कि सबको एक साथ मिला दिया जाता है, उसमें अवशिष्ट पदार्थ भी, ऑक्सीजन का वहाँ कोई संपर्क नहीं रहेगा। जैसे कहने का मतलब हो गया, गड्ढा खोद देंगे, जैसे हम लोग गोबर फेंकने के लिए गड्ढा कुआं बनाते हैं ना, उसी तरह तो हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ गोबर ही डालते हैं ना, लेकिन उसमें हर एक चीज़ डालेंगे। सब्जी का कचरा हो गया, फसल का जो भी है सब उसमें डालेंगे, तब क्या बन जाएगा? गोबर गैस बन जाएगा, बायोगैस बन जाएगा। तो वही हो गया, आपको समझ गए बायोगैस का निर्माण, गोबर गैस का निर्माण समझ गए। जो हम लोग बचपन में कहते थे ना, गोबर गैस से बल्ब जलाएंगे, तो जलाते भी थे। बैटरी को एक साथ, रेडियो वाला बैटरी सबको एक साथ जमा करके उसमें एक तार इधर लगा के एक तार इधर लगा के और वो बल्ब लगा देते, तो क्या होता था? जलता था। तो हम लोग गोबर गैस के बारे में जान गए। अब हम लोग जानेंगे करदम के बारे में। किसके बारे में?
कर्दम के बारे में। तो कर्दम क्या होता है, तो जैव गैस बनाने के लिए क्या, जो हम लोग गैस बनाते हैं, जैसे ये जो गैस बनाए हैं, तो जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में जो वहाँ हम लोग मिश्रण करते हैं सब कुछ को, जो टंकी में मिलाते हैं गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल बनाते हैं। गोबर रहता गड्ढा, वही टंकी हुआ, तो वहाँ जो डालते हैं हम लोग तो पानी रहता है, गोबर रहता है, तो एक तरह से घोल बन गया, गाढ़ा घोल बन जाता है, बनाते हैं जिसे कर्मद कहते हैं। यानी कि जो टंकी में जो हम लोग जमा करते हैं ना, उसी टंकी को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें जो घोल बन जाता है तो कर्दम का निर्माण होता है। समझ गए? कर्दम के बारे में भी हम लोग जान गए। कर्दम 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 फिर आगे जानेंगे हम लोग बायोगैस के लाभ, यानी कि बायोगैस से हम लोगों को क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदा है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बायोगैस से बहुत ही फ़ायदा होता है। पहला पॉइंट आपको हम बताए हैं, बायोगैस का प्रयोग भोजन पकाने में, क्या खाना बनाने में भी हम लोग बायोगैस का प्रयोग करते हैं, और पानी को गर्म करने में किया जाता है। हम लोग जो पानी गर्म करते हैं उसमें भी बायोगैस का प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट हम लोग जान गए। इसके बाद जानेंगे हम लोग दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट बायोगैस को जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं होता है। जैसे हम लोग जलावन उलावन से खाना बनाते हैं तो क्या धुआं निकलता है, लेकिन बायोगैस से बनाएंगे तो धुआं नहीं निकलेगा। जैसे हम लोग को गैस पे नहीं निकलता है, एलपीजी गैस से धुआं नहीं निकलता है, उसी तरह हमको बायोगैस पे भी खाना बनाएंगे तो धुआं नहीं निकलता है। धुआं नहीं निकलेगा तो क्या होगा, प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण नहीं के बराबर होगा, वही बताए हैं। अतः इससे प्रदूषण नहीं होता है। इससे क्या नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है। फिर आगे हम लोग जानेंगे क्या चीज़ के बारे में, तीसरा पॉइंट इसका। तीसरा पॉइंट है जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्या है वो, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑब्जेक्टिव में इसको याद रखिएगा, खाली पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, इसका प्रयोग प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है। यानी कि इससे हम लोग बिजली का भी प्रयोग कर सकते हैं, लाइट उट भी जला सकते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है। चौथा पॉइंट हम लोग जान गए। पांचवा पॉइंट है आपको, बायोगैस ऊर्जा का अच्छा एवं सस्ता स्रोत है। ये सस्ता मिलता और अच्छा होता है। ठीक, फिर आगे हम लोग जानेंगे बायोगैस ऊर्जा का अच्छा एवं सस्ता स्रोत है। इसमें 75% कितना, 75% तक मीथेन गैस होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बायोगैस में मीथेन गैस कितना परसेंट होता है, 75%। इसको ठुक्का याद रखिएगा। जैसे नहीं हम लोग कंचा खेलते थे बच्चा में, तो यहाँ ठुक्का मारेंगे यहीं जाके लग जाता था। इसी प्रकार इसको हमेशा याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। फिर हम लोग जानेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। क्या चीज़ के बारे में जानेंगे, पवन ऊर्जा के बारे में। देखिए पवन ऊर्जा क्या होता है, पवन में निहित ऊर्जा, यानी कि हवा में जो निहित ऊर्जा होता है ना, पवन में निहित ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। जो हवा में ऊर्जा रहेगा उसको क्या कहेंगे, पवन ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग पवन चक्कियों द्वारा कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग पवन चक्की में, जहाँ बहुत सारा पवन चक्की से बना रहता है, पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, यांत्रिक कार्यों करने में क्या जाता है, यानी कि मशीन द्वारा जो काम सब होता है वहाँ करते हैं। एक तरह से इसका सिंपल उदाहरण हम आपको बता सकते हैं, गैस किट लगाते हैं घर से गैस निकालने के लिए, तो 3 गो पंखी टाइप का लगा रहता है जो आपको लाइन से चलेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक जो गैस भर जाएगा तो हवा के चल के पूरा गैस बाहर कर देता है। हाँ, तो उसको भी हम कह सकते हैं, एक तरह से सिंपल उदाहरण हो गया। जैसे ट्रैक्टर व्रैक्टर जो रहता है, चाहे इंजन उंजन रहता है, तो उसमें भी रहता है इंजन को ठंडा करने के लिए पंखा लगा रहता है। पवन ऊर्जा के रूप में इसको भी हम समझ गए। फिर आगे जानेंगे हम लोग
पवन चक्की के बारे में। किसके बारे में? पवन चक्की। तो पवन चक्की क्या होता है? तो वह मशीन जिसकी सहायता से पवन ऊर्जा को, यानी कि यह जो पवन ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पवन ऊर्जा को क्या किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पवन चक्की। उसे क्या कहते हैं? पवन चक्की। अब हम लोग जानेंगे पवन चक्कियों का उपयोग। क्या जानेंगे? पवन चक्कियों का उपयोग। तो देखिए पवन चक्की का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो पवन चक्की की पंखुड़ियों की, उसमें जो पंखा लगा रहता है पवन चक्की में, तो पंखुड़ियों की घूर्णन गति का, जो घूमता है जैसे से जो नचते रहता है ना, घूर्णन गति का उपयोग कुओं से, यानी कि कुआं जो ताला अतीज होता है, कुआं वेल जिसको कहते हैं, मोटर पंप सर नहीं, कुआं के बारे में हम बता रहे हैं। गति का उपयोग कुओं से जल खींचने में किया जाता है। जैसे हम लोग खींचते हैं रस्सी लगा के, तो इसमें एक पवन चक्की भी लगा रहेगा, तो उससे तुरंत ऐसे करोगे तुरंत पानी बाहर आ जाएगा। तो वो हो गया, पंखुड़ियों के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला हम लोग जानेंगे झील व नदियों में नाव को चलाने में। जैसे गंगा जी में है तो जाकर देखना, नाव चलाते रहता है, तो वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है, झील व नदियों में नाव को चलाने में। फिर आगे देखेंगे हम लोग पवन चक्कियों से गेहूँ, मक्का आदि पीसने में। जो मिल होता है उसमें भी पवन चक्की का प्रयोग किया रहता है, जो पवन चक्कियों से गेहूँ, मक्का आदि पीसने में किया जाता है। इसके बाद आगे चौथा पॉइंट बताए हैं, आजकल पवन चक्की का उपयोग, यानी कि जो पवन चक्की है उसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। क्या? बिजली उत्पन्न में भी क्या किया जाता है? पवन चक्की का उपयोग। हम लोग उपयोग के बारे में भी जान गए पवन चक्की का। इसके बाद वीवीआई पॉइंट बताए हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे ना पूछे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आगे जब आप पढ़िएगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, जीके जीएस, यानी कि जीएस में ये क्वेश्चन आपको रहेगा। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क एक देश है जिसको क्या कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम आपको बताए हैं वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आप लोग नोट कीजिए, थोड़ा हम साइड हो जा रहे हैं, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए देखिए, इसके बाद क्या है? वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो इसके बारे में बताए हैं, तो ये पहला बताए हैं सौर ऊर्जा। पहला क्या बताए हैं? सौर ऊर्जा। दूसरा बताए हैं समुद्रों से ऊर्जा। दूसरा क्या बताए हैं? समुद्रों से ऊर्जा। तो समुद्रों से 3 प्रकार का ऊर्जा निकलेगा। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला प्रकार क्या निकलेगा? ज्वारीय ऊर्जा। दूसरा निकलेगा तरंग ऊर्जा, और तीसरा निकलेगा महासागरीय तापीय ऊर्जा। ठीक है, अगर हमारी बात आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और आप लोगों का अपना YouTube चैनल है लक्ष्य विजन गुरुकुल, आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे सौर ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? सौर ऊर्जा के बारे में। जय हिंद।